प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम कवर करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन अगवा कर लिए गए, रिहाई के बदले करोड़ों का तावान। गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वालों को गैंग्स ने टारगेट करना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद शहर पर डाकू राज, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। स्विस खातून समेत 5 अफराद को शाह अलादिता में डाकुओं ने घेर लिया। लूटमार, मजीद कई बड़ी वारदातें। क्राइम की बढ़ती सूरत हाल की वजह क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे ट्रैफिक हादसात ने सैकड़ों घर उजाड़ दिए। पंजाब में ट्रैफिक हादसात की सूरत हाल संगीन। लाहौर में सबसे ज्यादा रोजादार सड़क हादसात में जाँ बहक। हादसात की रोकथाम कौन करेगा, अहम तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बिजली के बिलों पर टैक्सेस की भरमार। 3 सालों में अवाम की जेबों से टैक्स की मद में 1383 अरब रुपए निकाल लिए गए। किस मद में कितना टैक्स वसूल किया गया, खुसूसी तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। क्लास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शकील अंजुम साहब, सीनियर सहाफ़ी, क्राइम रिपोर्टर, इस्लामाबाद न्यूज़, हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं क्योंकि उन्हीं की स्टोरी थी ये ईरान की, और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील अंजुम साहब। वालेकुम सलाम। मुझे ज़रा थोड़ा सा शकील साहब का तारुफ करवाने दें, एक दफ़ा बड़ा ज़रूरी है। मैं पूरे इस्लामाबाद में अगर मैं किसी से डरता हूँ तो शकील अंजुम साहब से डरता हूँ। अच्छा। पूरे इस्लामाबाद को पता है, दैट्स अ फैक्ट। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मेरी जान जाती है इनसे। हम कुलीग रहे हैं न्यूज़ में, 10 साल हमने ये काम किया। वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर्स मतलब शकील अंजुम साहब, क्राइम के हवाले से इंटेग्रिटी वाले, ईमानदार और गुस्सीले। अच्छा। हमने बड़ा इनका गुस्सा भी भुगता हुआ है। तो शकील साहब से बेहतर किसी ने यहाँ पे रिपोर्टिंग का, क्राइम रिपोर्टिंग का, पिंडी इस्लामाबाद का जब भी जिक्र होगा वो शकील अंजुम साहब का ही होगा। बाकी भी बहुत अच्छे रिपोर्टर, मैं ये नहीं कह रहा, बट ही इज़ द गॉड फादर ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा क्राइम रिपोर्टिंग। आप ज़रा आप शकील साहब से अब आप ज़रा इनसे वो करें। अच्छा जी, बहुत मज़े का इंट्रोडक्शन कराया है क्लास साहब ने। ख़ास तौर पे मैं पूछना ही चाह रही थी कि वो क्यों डरते हैं, लेकिन वो बस सवाल वो बाद में जी। मैंने कहा मैंने किया कि आज तक जो डरते हैं, बस इसी चीज़ से डरता हूँ कि आपने अभी तक कुछ ये किया नहीं, हमें डरा के रखा हुआ है, त्राह निकाला हुआ है। ये समझदार लोग होते हैं कि पूरा त्राह निकाल के रखे। आपने हमारा कोई पिछले 24 साल से त्राह निकाल के रखा हुआ, इस पे फिर किसी वक्त बात करेंगे। जी सर जी। अच्छा शकील अंजुम साहब, आपकी स्टोरी है ये जो ईरान में अगवा बराए तावान का ये जो किस्सा है, जिनको ज़ायरीन है जिनको अगवा किया गया और उनसे भारी तावान जो है वो मांगा जा रहा है, ये क्या मामला है, जरा इसकी डिटेल्स बताइएगा। ये मेरा ना 60 दिन में दूसरा वाकया है जो मैंने रिपोर्ट किया। अच्छा। इससे पहले फरवरी में किया था और वो भी सेम, ऑलमोस्ट सेम थे। उसमें 3 लोग थे, वो भी मैंने आखिर तक पहुंचा के तो उनको भी रिकवर कराया और उनके पैसे भी रिकवर कराए। क्यों इसलिए पैसे रिकवर कराए कि उन लोगों की बेस पाकिस्तान में है। ये गैंग है, लेकिन आपने बीच में एक रिपीट किया था कि जो इलीगल जाते हैं, जो बॉर्डर पार करके ले, इलीगल नहीं थे दोनों ग्रुप। अच्छा। दोनों ग्रुप इलीगल नहीं थे। वो ज़ारात के वीजे पे गए थे। ज़ारात करते करते ही दरमियान में कोई ऐसा वक्त, दोनों केसों में टैक्सी ड्राइवर के जरिए अगवा हुआ। अच्छा। जो टैक्सी ड्राइवर उन्होंने हायर किया आगे जाने के लिए, उन लोगों ने अगवा किया और ये लेके जाते हैं तुर्की के पास। तुर्की के करीब कोई 2 इलाके हैं, उनमें लेके जाते हैं। उनके बाकायदा उनकी जेलें हैं वहां पे। तो ये इतना ओपन हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही। और दूसरा तो ज्यादा, उससे ज्यादा संगीन है शकील अंजुम साहब के, इससे पहले कि आप दूसरे उस पे जाएं, ये केस पे, मैं ज़रा थोड़ा सा ये बता दूं जो मुझे समझ आई आपकी स्टोरी की, अपने व्यूअर्स के लिए भी। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ज़रीन जाते हैं ईरान, वहाँ पे अगर ज़ियारतें करने के लिए, वहाँ पे एक गैंग है जो इस तरह के लोगों को अगवा करता है। वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर नहीं है। दोनों इकट्ठे पाकिस्तानी एक जॉइंट वेंचर करते हैं। 4-5 वहाँ के होते हैं, 4-5 यहाँ के होते हैं, लेकिन जो लीड कर रहा होता है इनका रिंग लीडर, वो पाकिस्तानी होता है। तो इनको यहाँ से तो कैसे इनको इन्फॉर्मेशन पास काम की जाती है इंडियन, सॉरी उसमें ईरानियन बॉर्डर साइड में? मैंने एक विक्टिम का इंटरव्यू भी किया, एक जो वापस आया ना उसका इंटरव्यू भी मैंने किया। वो कह रहा है कि ये जो एक बंदा है जी, उसका नाम है हाजी हमीद अल हुसैनी जी, है वो पाकिस्तानी, लेकिन नाम मैंने उस किस्म का रखा हुआ। तो उन्होंने कहा जी आपका कोई मसला नहीं। इधर एक बंदा था शाहिद जमील, पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में जी। अच्छा, उसने कहा कि जी आप जाना, उससे रब्ता करना, ये नंबर है उसका, उससे बातचीत कर लेना, वो आपकी बड़ी हिफाजत करेगा और बड़ा राहत करा देगा। तो इस बंदे ने, ये 3 लोग थे। ये जो बंदा इफ्तिखार है ना, इफ्तिखार के साथ 2 और थे, एक अंजम फारूकी है कोई, और एक और इसका दूसरा, जिनको अगवा किया गया वहां पे 3 लोग, उनका बता रहे हैं जिनको अगवा किया। ओके, जिनको अगवा किया, ठीक। तो उधर ये गए, उधर जाके बाई रोड जाते हैं,
वो जाके वहाँ पहले उन्होंने जो इब्तदाई उनका था मंजिल वहाँ पे गए, उसके बाद ज़ियारत की, फिर कुम गए, फिर कुम से उन्होंने आगे जाना था तेहरान या कहीं और, वहाँ पे उन्होंने एक टैक्सी हायर की और उसके बाद ये चल पड़े। अच्छा, वो कहता है हमने फील किया कि पीछे 2 गाड़ियां और आ रही हैं जो का मुसलसल उसी चक्कर पे उसी रूट पे हैं जिस पे हम जा रहे थे, लेकिन हमें महसूस हुआ कि वो तो 100 किलोमीटर जहाँ जाना था उन्होंने तेहरान, तो ये तो 100 से आगे निकल आए थे। कहते नहीं, फिर मैंने जब उन्हें कहा कि यार आप किधर जा रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं आप, फिर एक पेट्रोल पंप पे रुके, पेट्रोल पंप पे रुके तो पीछे वो 2 गाड़ियां और रुकी, तो वहां पेट्रोल पंप से जब दोबारा निकले हैं तो वहां उन्होंने होल्ड करा लिया उनको, गन पॉइंट पे ले लिया और फिर वो बंदे भी इनके साथ बैठ गए। ये फिर वहां पहुंचे जी, तहत तुर्की का कोई बॉर्डर है, तुर्की के बॉर्डर के करीब 2 इलाके हैं, वहां ये पहुंचे हैं। तो वहां जाके उनके वो थे ये जो सेल जाते हैं ना, सेल, टॉर्चर सेल, जी जी, उसमें बंद किया उन्होंने। फिर एक एक करके उनको बाहर निकाला अगले रोज, और फिर उनको टॉर्चर किया और उनको लाइन पे दे दिया उनके घर में, उसके वालिदैन या उनके भाई या उनकी फैमिली, तशद्दुद किया, बिल्कुल रहना करके तशद्दुद किया, और उसकी वो वीडियो देखते रहे और वो उसकी चीखें वो सुनते रहे। और फिर ऐसे खानदान वाले यानी ये थोड़ी देखेंगे पैसे हैं या नहीं, उन्होंने तो इकरार कर देना है। ये जो इफ्तिखार था उससे 50 लाख मांगा उन्होंने, तो उसने हामी भर ली। उन्हें कहा जी ठीक है मैं दो किस्तों में दे देता हूँ, आज एक देता हूँ एक कल देता हूँ। वो उनकी फैमिली के, उसकी मिसेज है, इफ्तिखार की मिसेज है, जो कंप्लेनेंट है ना वो मेन वो है, तो वो उसने सारा देखा, उसने पैसे जमा कराए, ये क्या नाम है जी इसका, मंडी बहाउद्दीन के एक बैंक पे, मंडी बहाउद्दीन पे और उस फलाने पे के उस बंदे के नाम पे जमा कराए, और फिर दूसरी किस्त जब जमा कराई तो उसको उन्होंने फारिग कर दिया। उसके साथ एक और बंदा था जमील फारूकी, उसको उन्होंने फारिग किया क्योंकि वो हार्ट का मरीज था, उसके पास सिर्फ 2 ही लाख रुपए थे, उन्होंने 2 लाख उससे लिए और उसको भी छोड़ दिया। तीसरा भी ये रह गया 1 करोड़ रुपए वाला, इसका नाम है अदनान सिकंदर। ये जब ये रहेगा तो उसे 1 करोड़ रुपये मांगा, तो उसने भर के 1 करोड़ रुपया 50-50 लाख के उससे 2-3 दिन लगा, इसको नहीं छोड़ा। तीसरे दिन जब छोड़ा 1 करोड़ रुपया पूरा हो गया तो उन्होंने आगे उसको फरोख्त कर दिया, अच्छा किसी और को हवाले कर दिया। लेकिन बदकिस्मत अच्छी थी, कहीं वो भागा निकल आया तो वो मुश्किल से वहां पहुंचा। तो ये जो सिलसिला है ना, ये बड़ा। अच्छा, आपने बड़े इंतई हॉरिबल डिटेल्स बताई, शॉकिंग, मतलब है आई मस्त से। आप ये कह रहे हैं कि मंडी बहाउद्दीन में बैंक था, एक उसका अकाउंट खुला हुआ है, प्रॉपर एक बंदा है जिसकी शनाख्त है। आजकल तो आपको पता है बैंक में बड़ी नाम मौजूद है, मैं वही कह रहा हूँ, डाटा और उस पर डाटा इंफॉर्मेशन सारी मौजूद थी। तो यहाँ पे गैंग जो हैं वो ईरान में अगर लोग हैं तो उनका मंडी बहाउद्दीन के लोगों के साथ, या जो भी वो इंडिविजुअल होगा, लोग तो नहीं कहूंगा मैं, तो उनके पास अकाउंट नंबर है। दोनों लिंक है ना जी, आपस में 2 ग्रुप मिले हुए हैं। वो जो वहां वाला काम है वो वाले वो करते हैं, लेकिन ये जो हुसैनी है ये वही होता है ईरान में। और यहाँ जो उनके लोग हैं, जो उनके फैसिलिटेटर या जो भी कहें आप, वो यहाँ मौजूद है। वो बैंकों से पैसे निकलवा के उसको पहुंचाते हैं, या उनके चेकों से निकले हुए, उन्होंने खुद निकलवाए, मौजूद है वो। तो ये इन्होंने चेक जमा करवाया था या कैश जमा करवाया था बैंक में? नहीं, इन्होंने कैश जमा कराया था, इन्होंने कैश जमा कराया। उन्होंने भाई जब पता किया ना, वो एक बंदा चेक से लेके गया, और दूसरा जो था उसके नाम का था ना, उसी की कंपनी थी और उसी का था। और इन्होंने 2 बंदे पकड़े थे। अब मैं अफसोसनाक वाकया जो बताता हूँ, ये 2 लोग जो पकड़े गए थे, ये उनका बुनियादी था कि जो हेडवे बना सकते थे आराम से ये FIA वाले, लेकिन इन्होंने उल्टा उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये गुजरात, FIA गुजरात है, गुजरात सेक्शन। तो गुजरात वालों ने ना उसको बुलाया, ये जो विक्टिम वापस आया ना, वो बेचारा बुरी हालात में था, उसकी हालत खराब थी लेकिन बरकर 10 दिन के बाद जब उधर गया, उन्होंने कहा जी देखें ये मासूम आदमी है, तो ये तो हो नहीं सकता, गरीब आदमी है। तो ये, हालांकि वो उसको जानता है कि भाई उसके नाम भेजे हैं, उसने पैसे निकलवाए हैं, ये उसको मिल गया ना सारा कुछ कि भाई उसने पैसे उसी ने निकलवाए, उसी अकाउंट में आए। उसके खिलाफ तो कम से कम कार्रवाई करें। अभी तक कार्रवाई ऐसी नहीं हुई कि वो गैंग टूट सके, उस पर तवज्जो नहीं देते। FIA, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कि FIA ने ऐसी हरकत क्यों की कि उन लोगों को डिटेन करने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली, और उनको अभी तक वो आप ये कह रहे हैं जिन लोगों ने उनसे 1.5 करोड़ रुपया जो है
वो उन्होंने तवान लिया, छोड़ा, वो जब वापस आए उन्होंने आके यहाँ पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाई या उनकी फैमिली ने कराई? उसकी बीवी ने पहले करा दी थी। तो उस पे मिसेस जो है ना, ये इफ्तिखार की मिसेस, उसने पहले से जिस दिन सुना, जिस दिन पैसे जमा कराए, उसी दिन उसने यहाँ गुजरात में रिटर्न एप्लीकेशन दे के कॉपी उसने तेहरान भेज दी अपनी एम्बेसी में। तो वो वहां से भी कार्रवाई शुरू हो गई। तो ईरानियन मैं वो कह रहा हूँ कि हर चीज पकड़ी गई, हर चीज सामने है। यही पहले वाले भी हुआ था। तो मुलजिम पकड़े गए? वो जो मुलजिम थे वो पकड़े गए यहाँ पाकिस्तान में, जिनके अकाउंट में पैसे जमा? पाकिस्तान में वो फैसिलिटेटर जिनके अकाउंट में गए पैसे, वो पकड़े गए। वो पकड़े गए हैं? पकड़े गए हैं, लेकिन ये FIA कुछ भी नहीं कर रहा। FIA उसने उसको फेवर कर रहे हैं, दोनों को फेवर कर रहे हैं। देखिए जी, 1 करोड़ जिसके अकाउंट में गया, 25 लाख दे नहीं सकता वो, या 50 लाख नहीं दे सकते वो तो देंगे ना इनको। That's very shocking। तो वहाँ पे एम्बेसी का कोई पता चला कि उन्होंने ईरानियन हुकाम के साथ कुछ? एम्बेसी वालों ने काफी मदद की। उनका एक सेल है वहाँ पे, स्पेशल सेल, ये FIA वहाँ मौजूद होती है। तो FIA वालों ने ना वो बड़ी मदद की, और उन्होंने कहा जी आप जो कुछ करेंगे ना ये पाकिस्तान जाके करेंगे, क्योंकि इधर किडनैपिंग फॉर रैंसम वाले का पर्चा काटते ही नहीं। तो आप स्नैचिंग वाला सिर्फ करा दें पर्चा, बाकी निकल जाए, वापस जाए और वहां जाके पर्चा। वो उन्होंने स्नैचिंग वाला पर्चा क्योंकि रिकॉर्ड पे ले आए वो चीज, वहां पे इतना काफी था उनके लिए। उन्होंने भी जिस तरीके से किया वो अल्लाह ही जानता। अच्छा, ये तो बड़ा एक, ये पहली दफा इस तरह की बातें आ रही। पहले भी शायद एक दफा आई थी, तुर्की से आई थी, वहां पे भी इस तरह के कोई मुझे याद पड़ते हैं आपकी स्टोरीज थी कि तुर्की में भी जो पाकिस्तानी जाते थे उनको भी वहां पे अगवा करके लोकल लोगों के साथ मिलकर कोई गैंग बनाया हुआ था, इसी तरीके से टॉर्चर करते थे। वीडियोस भी आई थी। अच्छा नहीं, वो तो पता क्या वो है इलीगल लोग जाते हैं। हाँ, जो तुर्की तक जाएंगे ना, वो डंकी लगाने जाते हैं। तो डंकी लगवाने वालों को तो आप खोता वहां बना दे, मार दे, गोलियां मारी उन्होंने। देखिए तुर्की में पिछली बार हमारे यहाँ के ही लोग हैं, नौजवान लड़के, जिनको उन्होंने मार दिया। एक को टांग पे गोली लगी, वो हमेशा के लिए गया टांग से, एक बंदा मर गया, तो वो फेंक देते हैं उधर। उनकी तो परवाह कोई नहीं करता। अच्छा, कि वो डंकी के लिए होते हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल गैंग्स की जो ऑपरेट कर रहे हैं और किडनैपिंग वो जो भी हो रहा है। जी। ये इस्लामाबाद में हुआ है सर, कल परसों एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है जिसमें गैर मुल्की सियाहत एक और बदनामी हमारे मुंह पे मल दी गई है। एक इंडिविजुअल वाकया होता है, पूरी दुनिया में जाते हैं और हमारे लिए बड़े मसले पैदा हो जाते हैं, जो टूरिज्म सैर सपाटा हो भी रहा होता है। तो ये तो इस्लामाबाद में, इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद हो रहा है सर के उन्होंने एक गैर मुल्की खफतून भी थी, कोई उनके साथ कुलीग भी थे, 5 अफराद थे, उनको किडनैप किया, उनसे पैसे छीन लिए, फिर एक बंदे को भेजा भी जाओ तुम वहां से ATM से पैसे निकलवा लाओ, वो निकलवा ले आया। ये 8 थे, ये जो पाकिस्तानी, ये जो विक्टिम थे ना, ये 8 लोग थे। 8 थे? अच्छा, तो ये क्या कहानी है सर? वो उन्होंने 2-3 को भेजा ना कि नीचे ATM पे लेके जाए, पैसे निकलवाए ATM से उन्होंने बंदे भेज के, बाकी उन्होंने डिटेन किए रखे और बाकी उसने नीचे बंदे भिजवाए। ये आपने देखा ना शाह अल्लाह देता? जी देखा है सर। शाह अल्लाह देता के नीचे उन्होंने गाड़ी खड़ी की, उसके बाद वो साइकिलें लेके आगे चले गए। उन्होंने जाना था डेक्सला, जो म्यूजियम नहीं, जो बुद्धा का जो है, एक गार है यहाँ पे पुराने, ये कदीम गार भी है बुद्धा के। तो गाड़ियां खड़ी की ना, वो ऊपर चढ़ गए थे। ऊपर में हरिपुर शुरू हो जाता, फिर टेक्सला के नीचे उतरते, फिर टेक्सला है। वो कहने का चलो साइकिलों पे चलते हैं। तो वो एक तरह की हाइकिंग वगैरह, वो वर्जिश के चक्कर में निकले, सारा दिन को लगाना था। वहां पे उन्होंने पकड़ा, उन्होंने डाकुओं ने उस नुक्कड़ के, इस्लामाबाद का इलाका है वो मारगला पुलिस स्टेशन के प्रीमिसेस में आता है। तो उन्होंने वहां से पकड़ा और वहीं डिटेन कर लिया, और फिर वो गन पॉइंट पे, पहले तो पुलिस करी नहीं। अब जो FIR कटी है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये ऐसी FIR, इतना बड़ा वाकया और FIR देखने जोगी नहीं। 3 लाइनें या 4 लाइनें होंगी कि वो इसी वजह है कि अभी तक लोगों को कोई परवाह नहीं है कि इतना बड़ा एक इंटरनेशनल वाकया हुआ है, रिपोर्ट हुआ है पूरी दुनिया में, पाकिस्तानी सियाहत को इतना बड़ा एक धचका लगता है, हमारी रेपुटेशन खराब होती है, इमेज को होता है। तो हमारी पुलिस के टॉप गन्स बैठे हैं, वजीर दाखिला है, वजीर आजम, इस्लामाबाद में ये काम हो रहा है यार। चलो कोई ईरान के बॉर्डर पे तो नहीं हो रहा जो अभी हमने सुना है। एक स्टोरी फाइल की अभी कि एक घर में गले काट के चले गए, 2 बच्चे और 1 बड़े गए, पता नहीं लग रहा। अभी पुलिस भी कोई नहीं ले रही, पुलिस वाली इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ये इसकी वजह बाद लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो IG थे नासिर अकबर खान साहब जो हैं, उनके हटाने के बाद नए IG साहब अभी तक कोई नहीं हुए। नॉट एट ऑल। तो पुलिस की कमांड ही नहीं रही पिछले 1-2 हफ्तों में सर। ये कट्टर प्रोफेशनल आदमी
ये बंदा जो आया ये प्रोफेशनल। सर अभी आपने प्रोफेशनल बंदे के खुद ही मुझे बता दिया कि 3 लाइनें करके जान छुड़ा दी और अभी तक थाना कचहरी फैसला नहीं कर पा रहे कि किसकी हदूद में आता है सर। जी सर, तो अभी 2 दिन नहीं हुआ, वो अकबर नासिर तो पौने 2 साल रह के गया। नहीं, मैं ये कह रहा था कि रिप्लेसमेंट नहीं है, लिहाजा कमांड वो नहीं चल रही, उन्होंने एडिशनल चार्ज दिया हुआ है किसी उनको साहब को, डीआईजी साहब को दिया ना, बुखारी इसी को दिया, बुखारी को। तो बुखारी साहब का तो आप खुद बता रहे हैं 3 लाइनें लिख के जान छुड़ा ले, इतने बड़े एफआईआर, इतना बड़ा केस, इतनी बड़ी बदनामी सर कि हमारे गैर मुल्की हैं। सारा दिन लगे रहे ना, वो सारा दिन लगे रहे, सुबह ब्रेक होने नहीं दी उन्होंने। लेकिन जब आई है तो बहाना ये है कि जी वो खुद एसएचओ कंप्लेनेंट बन रहा है और उनमें से कोई बंदा आया ही नहीं अभी तक जिसने कंप्लेंट लिखाई हो। सर वो गैर मुल्की हैं, सबके पास है। नहीं शकील साहब वो गैर मुल्की हैं, बाकायदा करनी चाहिए, उन्होंने वापस जाना है, वो साफ ज़ाहिर कोई बंदा, जैसे आपने उनका बताया अभी उनका ईरान का, कि वहां पे भी उन्होंने कहा भाई साहब स्नैचिंग का केस बनाओ, घर जाओ, तो हम कहाँ यहाँ पे भुगत हो गए। इन बेचारों ने वापस जाने, गैर मुल्की जो है वो कहाँ पे अदालतें कचहरी बनाएंगे। रियासत को ही बनना चाहिए था कि नुकसान हमारा ज्यादा हुआ यार, उन बेचारों को चलो वो तो 1 1.5 लाख रुपए रिकवर कर लेंगे, उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। ये नुकसान तो हमें हुआ है ना सर जी, तो पुलिस को एक्टिव होकर इस पर केस करना चाहिए। आप कहीं इधर अंदर घुस के देखें ना कि क्या हो रहा है, तो कहाँ पे जाता है आदमी इतना। अच्छा शकील अंजुम साहब, सिंस ईद आने वाली है, ईद आने वाली है, बस क्विकली मैं ये पूछूंगी कि जिस तरह से लोग हैं ईद के ऊपर ट्रैवल करते हैं, दे गो टू अदर सिटीज, तो अब इसमें पुलिस ने कोई इस किस्म के इकदाम किए हैं, आपकी कोई खबर है इस हवाले से, क्योंकि ये प्रोटेक्शन देना इस टाइम पे जरूरी है। इस्लामाबाद में बाकियों से बेहतर है, इस्लामाबाद में बाकियों से बेहतर है। अब पुलिस नजर आ रही है, पुलिस नजर ही आ जाए तो बड़ी बात है। मतलब आप ये भी अब इसको भी ना शकील भाई, इसको हम फेवर समझें कि पुलिस हमें नजर आ जाती है, वी शुड बी हैप्पी, वी शुड बी ग्लैड के इनका एहसान है, नजर आ जाती है हमें सर, है सर की मेहरबानी, इनकी मेहरबानी, आपकी भी मेहरबानी शकील भाई। निकाले हुए थे गुंडे, ये जो रात को नहीं, ये जो पेट्रोलिंग करते हैं, क्या है जी उसका, ये जो डॉल्फिन या पता नहीं क्या कुछ, ये जो उन्होंने पेट्रोलिंग पुलिस होती है, पेट्रोलिंग पुलिस के जो टेन्योर है ना, ड्यूटी रोस्टम, ये नीलाम होता है। अच्छा, पे पैसे लगते हैं, रात लेट नाइट, आधी रात के बाद के डबल पैसे हैं, दिन को कम है। ये पहले भी रिवील कर चुके हैं। आपने स्टोरी पहले भी 3-4 महीने हमारे ये प्रोग्राम में की थी और रेट भी बताए थे आपने सर जी। जालिम आदमी है सर, आप जालिम आदमी है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील अंजुम साहब, हमारे साथ एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर कर रहे थे दोनों वाकयात के हवाले से। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे नासिर शेख, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे ये जो ट्रैफिक हादसात हैं और जिस तरीके से ये हो रहे हैं बेदर्दी के साथ, मासूम लोग जो हैं वो इसमें जाँ बहक हो रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि ट्रैफिक कंट्रोल्स वीक हैं या क्या वजह है कि इस किस्म के हादसात एक के बाद एक देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और हमारे साथ मौजूद है रोड सेफ्टी एक्सपर्ट नासिर शेख साहब। नासिर साहब आपको वेलकम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नासिर शेख साहब, वैसे तो एक्सीडेंट्स, किसी भी रोड एक्सीडेंट किसी भी टाइमिंग पे या किसी भी मौके पर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होने चाहिए या बहुत अनफॉर्चुनेट होते हैं, बट स्पेशली कीपिंग ईद इन व्यू कि जिस तरह से ईद आने वाली है और आपको ये मालूम है कि इस टाइम पे जो रोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं, हेक्टिक होती हैं, ख़ासतौर पे जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं वो भी बड़ा ईद की एक्साइटमेंट में निकले होते हैं, बाइक्स वगैरह पर वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, एंड यू नो ट्रैफिक, लोगों में जल्दी भी बहुत होती है, रश बहुत होता है। सो ऐसी सिचुएशन में ये जो ट्रैफिक की हादसात का जो ये नंबर है ये बहुत ज़्यादा हमें पिछले दिनों में नज़र आया है, लाहौर में स्पेशली, कि बहुत ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हुए हैं। अभी क्या लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ये किस तरह सिचुएशन कंट्रोल होगी, इसके लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, जहां तक आपने ईद और त्यौहार और रमजान शरीफ की बात की है, तो ये तो रोज़ो शब का किस्सा है जो कि कम होने में नहीं आ रहा, और इतना खून बह रहा है सड़कों पर, इतनी लाशें गिर रही हैं कि मुझे तो वो फैज अहमद फैज का शेर याद आता है कि तुझको कितनों का लहू चाहिए ऐ अर्ज़ वतन, जो तेरे आरज़े बेरंग को गुलनार करें, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरी सहराओं को गुलजार करें। इतना खून बह रहा है। आप देखिएगा, ये रमजान मुबारक का जो महीना है ये बड़ा तंबल मिजाजी का, बर्दाश्त का महीना है, लेकिन इस महीने में भी अब तक कोई तकरीबन 280 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं और 2000 के
जी ये एक महीना जो जारी है, अभी 2-3 दिन रहते हैं। रमजान की बात कर रहे हैं आप? जी मैं रमजान मुबारक की बात कर रहा हूँ पूरे पंजाब में। देखिएगा जी पंजाब असल में कलासरा साहब, जो पंजाब रेस्क्यू 1112 है ना, ये लोग अपना डाटा बाकायदा मेंटेन रखते हैं, बड़े एक्टिव अंदाज से एक एक किलोमीटर का हिसाब रखते हैं। बाकी सूबों को तो परवाह ही नहीं है, बाकी सूबे तो उस पर गौर ही नहीं करते। और हमारे तमाम ये जो रेस्क्यू 1112 पंजाब के एहलकार हैं, इनका बहुत ज्यादा वक्त जो अफ्तार का वक्त होता है, ये सारा इन्होंने सड़कों पर गुजारा है। इनके रोजे जो है ना सड़कों पर अफ्तारी हुई है, खून आलूद जिस्मों को अपने सीनों से लगाकर अस्पतालों तक पहुंचाने में मसरूफ रहे हैं। और क्या बताएं कि ये जो हलाकतें हैं ये तो काउंट होती हैं, हम अफसरदा हो जाते हैं, लेकिन ये जो लोग जीते जी मर रहे हैं। अब आप देखें कि तकरीबन अब इस रमजान शरीफ में जो तकरीबन 12-13 हजार लोग ऐसे जख्मी हैं जिनके हेड इंजरी हुई है, लेग फ्रैक्चर हुआ है। इनकी ईद तो क्या बकरा ईद भी अस्पतालों में गुजरेगी और रोजगार से भी महरूम हो गए। और जो पैसा महंगाई का हम रोना रोते हैं कि इन्होंने अपने घर का चूल्हा जलाना था, अब ये मेडिसिन की और दवाओं की तलाश में रहेंगे कि हमें दवाइयाँ कैसे मिल सकती हैं। साहब आप ये जो मैं कोई डाटा वगैरह जो सामने आया है, कोई आपसे भी हमें मिला है जिसके हमने कुछ उसके बैनर्स बनाए हैं, हेडलाइंस बनाई हैं, इसमें ये लिखा है कि 20 दिनों में 22,765 ये हादसा रिपोर्ट हुए हैं पूरे पंजाब में। हाँ जी, ये हादसा देखें, इसमें फैटल एक्सीडेंट्स कम होते हैं जिसमें जानलेवा हादसा कर सकते हैं हम छोटा सा भी कहीं दो गाड़ियों की आपस में या दो मोटरसाइकिलों को भी टक्कर हो तो लोग फौरी तौर पर 1112 को कॉल करके बुलाते हैं, तो वो हादसा काउंट हो जाता है। जाहिर है उनकी रजिस्ट्रेशन का नंबर बनता है कि हमारी गाड़ी मौके पर गई। तो ये छोटे बड़े हादसा होते हैं, सारे जानलेवा। रोजाना की बुनियाद पे 1000 बनता है, 20 दिनों में 22,000 अगर हुए हैं तो रोजाना की बुनियाद पे एवरेज 1000 वाकया हो रहा था एक्सीडेंट का, ट्रैफिक का। आप क्योंकि इस पर रिसर्च भी करते हैं, बाकी दुनिया के हिस्सों में जब मतलब हमारे डेवलपिंग, हमारे जैसे पसमानदा मुल्कों में, अब बाकी मुल्कों का भी रेशियो देखते हैं, वहाँ पे भी यही हिसाब किताब है या सिर्फ हमारे यहाँ पे ये कतलाम शुरू हुआ है इस पे सड़कों पे? सर कलासर साहब 85% एक्सीडेंट्स जो है पंजाब में मोटरसाइकिलों के होते हैं। अच्छा। 5% रिक्शों के होते हैं। सबसे बड़ी बात सिर्फ 10% एक्सीडेंट्स है गाड़ियों के। तो बात यह है कि आपने सिर्फ इनको अगर कंट्रोल कर लें, पूरे पंजाब में ये चिंची रिक्शा शुतरे बेबहार की तरह चल रहा होता है, ना इनके इंडिकेटर होते हैं, ना लाइट्स होती है, ना हुकूमत ने कभी इस पर परवाह की है। तो ये जिम्मेदार हैं, गुर्बत के नाम पर कहते हैं जी गरीब है जी रोजी कमा रहा है, लेकिन अगर वो अपनी रोजी कमाते 2-4 लोगों को दुनिया से ऊपर भेज देता है या जख्मी कर देता है, तो ये बड़े बड़े गहरे अंदाज से पूरी कौम को, पूरी मैनेजमेंट को। नहीं, आपने शेख साहब मोटरसाइकिल्स की बात करें, नाराज हो जाती है कौम, क्योंकि मोस्टली एक हमारी एक वर्किंग क्लास के पास यही है, मतलब ट्रैवलिंग का हम बात करते हुए भी थोड़ा सा झिझकते भी हैं। वो कहें जी आपने तो गाड़ियां रखी हुई, आपको हमारा मोटरसाइकिल ही पसंद नहीं है, ये होता है ना। तो इसलिए उस पर, हालांकि रोड सबसे ज्यादा ये जो खिलाफ वर्जियां जो हम खुद देखते हैं, इशारे तोड़ना, स्पीडिंग करना, इधर उधर भागना फिरना, कोई टकरे मारना, मुकाबले करना, ये सारे हमारे मोटरसाइकिल वाले भाई करते, हम भी करते थे। ये नहीं जब हमारे पास बाइक से हम भी ये हरकतें करते होंगे, अब तो हम बड़े मोज़ेज़ बन के बैठ गए। तो सर ये करते क्या हैं ये मोटरसाइकिल वाले? सर इतना सारा आपने जो डाटा दिया है कि इनके एक्सीडेंट के क्या रीजंस हैं? देखिए पाकिस्तान में ना 20 लाख मोटरसाइकिलें सालाना आती हैं नई। अच्छा। हर साल 20 लाख मोटरसाइकिलें आती हैं और जिसमें से ज्यादा हिस्सा जापान का है। जापानी मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा आती है, चाइना की अब बतदरीज कम होती जा रही है। और आपके मुल्क में 3 करोड़ से ज्यादा मोटरसाइकिलें हैं। आप अपने पूरे जितना आपका स्टाफ खड़ा होगा या आपके जितने दोस्त अहबाब है, कोई एक भी ये नहीं कह सकता 3 करोड़ मोटरसाइकिल सवार के उसने कहीं से ट्रेनिंग ली है या सीखी है। सिंपल इज दैट, सिंपल कहानी है ना जी। कोई बंदा मुझ समेत सीख कर मोटरसाइकिल पर नहीं चढ़ा, खुद ही से अपने आप मोटरसाइकिल ली है। और हमारे यहाँ जो अलमिया है कि जो बुनियादी वजह है, हमारे यहाँ जब मैट्रिक के इम्तहानात हो रहे होते हैं तो जो माएँ हैं वो सबसे बड़ा जो इंसेंटिव देती है बच्चों को वो ये होता है कि बेटा तुम मैट्रिक में अच्छे नंबर लो, मैं तुम्हें मोटर बाइक ले दूंगी। उसे नहीं पता था कि मैं इसके हवाले क्या कर रही हूँ। अभी इसकी 14-15 साल उम्र है, इसकी ड्राइविंग की उम्र नहीं है, इसकी वो सेंस नहीं है, शऊर नहीं है, और वो खुद से ये हम एक मौत का खिलौना जब बच्चों के हाथ में दे देते हैं। और बच्चे नहीं रहे, बड़े समझदार हो गए हैं, जनरेशन गैप कम हुआ है। अगर उन्हें ट्रेनिंग दी जाए या माँ बाप उनकी इस्लाह करें, उन्हें बताएं
तो बेहतरी आ शेख साहब सकती है। दुनिया ऐसा भर नहीं में है। होता है, वो ये समझते हैं, आप भी बाहर जाते रहते हैं, बहुत सारे देखने वाले हम भी कभी कभार, वहाँ पे उन्होंने वो मिन्नत तरला नहीं करते, ना वालदैन का करते हैं तो ना ड्राइवर्स का करते हैं, ना बाइकर्स का करते हैं। उनके हाथ पकड़ें, पाँव पकड़ें, समझाने की कोशिश करें कि आपको नुकसान होगा, मेहरबानी फरमाएं, बच्चे को समझाएं या बच्चे को कहें यार तू मेहरबानी कर। वहाँ कानून के ज़रिए उन्होंने इनको टाइट करके रख दिया। ये नहीं है कि दुनिया भर में लोग नहीं करते, करते हैं। वो कानून के ज़रिए उन्होंने उनको उसमें उनका हशा नशर का, आप तो दुबई मिडल ईस्ट में देखें, आप तो इशारा तोड़ने पे भी और उसकी वो जो क्रॉसिंग लाइन करने पे भी जेल में डालना शुरू हो गए, लीव अलोन के जुर्माने। हमारे यहाँ ये जो मिन्नत तरले वाला कंसेप्ट है कि वालदैन की मिन्नत हम करें, बच्चों की करें, उसकी करें, पुलिस वाले दाढ़ी पे हाथ रखें यार जाने दे, तो कानून को नजर आता है। ये जो वहाँ डिप्टी कमिश्नर्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे डीपीओज बैठे हुए हैं, बाकायदा ट्रैफिक के महकमे एसएसपीज हैं, उनके सिपाही हैं, तो मिन्नत तरले करते रहते हैं उनके कि बच्चा यार जाने दे, यार तुझे नुकसान हो जाएगा। तो कानून पे कोई अमल दरामद नहीं है। नहीं क्लासरा साहब, आप ये देखें कि 4 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट करना था 2023 में जो पंजाब असेंबली का बजट पास हुआ था उसमें। ये जो पिछली निगरान हुकूमत आई जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने और आईजी पंजाब ने मिलकर ये फैसला किया कि जी अब लोगों को लाइसेंस बनवा के देने, बहुत अच्छी काविशें उन्होंने की और इस मद में रेवेन्यू जो है वो इतना जनरेट हुआ है कि 8 अरब हो गया है। पहले जो लाइसेंस की फीस मोटरसाइकिल की 500 होती थी, अब आपको 3000 रुपए देना पड़ती है। इसी तरह से बाकी जो चीजें हैं वो बहुत नहीं, मुझे ये बताएं, ये जो 8 अरब रुपया मोहसिन नकवी साहब ने या आईजी साहब ने, उन्होंने कैप्टन उस्मान साहब ने इकट्ठा किया, एट व्हाट कॉस्ट? क्या इन लोगों को, अभी जो आपने बात की थी, इनको मोटर बाइक्स को, बाइकर को ट्रेनिंग दी गई, इनके टेस्ट लिए गए, या किसी ने जाके उस पर ऑनलाइन अपना शनाख्ती कार्ड या अपना नाम लिख दिया और साथ में उन्होंने उनको ट्रांसफर कर दिया ऑनलाइन, उन्हें पैसे दे दिए, सो उनका लाइसेंस बन गया? कोई ट्रेनिंग भी हुई, या आपने एक लाइसेंस्ड याफ्ता आपने किलर्स जो है ना वो छोड़ दिए हैं रोडों पे, अब जिनको आप पकड़ भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते कि लाइसेंस है उनके पास? ये तो लाइसेंस टू किल दिया गया है। नहीं क्लासर साहब, छोटा सा मैं थोड़ी सी रहनुमाई कर दूं। लाइसेंसिंग के हवाले से बहुत बेहतर सूरत हाल आई है। ये जो लाइसेंस अब दिए जा रहे हैं, बाकायदा टेस्ट लेकर, बाकायदा थोड़ा सा गाइडलाइन देकर, हाईवे कोड बुक जो होती है वो पढ़ा के, बहुत बेहतरी है, बहुत बेहतरी है इसमें। लेकिन जो आपने बात की पाकिस्तान और बाहर के ममालिक का कंपैरिजन किया, आपको बतौर सहाफी ये कौमी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, असेंबली और सेनेट तक एक बात पहुंचा देनी चाहिए। जो हमारी बुराई की जड़ है, जो बड़ी आसान है, दुनिया भर में जूनियर लाइसेंस दिया जाता है। अमेरिका में 16 साल की उम्र के बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाता है, वो जूनियर लाइसेंस कहलाता है, और वो इस शर्त पर होता है कि 2 साल बच्चे ने कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी तो उसे मुस्तकिल लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। अब जब उस बच्चे को जैसे जूनियर ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, वो इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है, बड़ी मोहब्बत से, महारत से, एहतियात के साथ ड्राइविंग करता है। पाकिस्तान में जो 14 साल या 15 साल के बच्चे को जैसे ही मोटर बाइक मिलती है तो उसकी सारी ड्राइविंग का आगाज खौफ से होता है। वो पुलिस को देखकर इधर छुप जाता है, गलियों में हो जाता है, कोई यूनिफॉर्म में कोई बंदा नजर आए तो वो गलियों में छुप जाता है। तो ये बुनियादी फर्क है। आप भी अपने बच्चों को एतमाद दें। वैसे आप ऐसे कह रहे हैं कि छुप जाते हैं, हम तो देखते हैं वन व्हीलिंग हो रही होती है, स्पीडें लग रही होती हैं, पता नहीं कहाँ पे बच्चे छुपते हैं सर जी। हो सकता है मुल्तान के बच्चे इतने शर्मीले हों जैसे आप बता रहे हैं, यहाँ पे तो हड़बोंग मची हुई है सर। सिग्नल तोड़ रहे हैं, स्पीडें लग रही हैं, पुलिस वालों को चिढ़ा रहे हैं। आप कहते हैं जनाब वो शर्मा जाते हैं, पता नहीं कौन से दौर की बात कर रहे हैं शेख साहब, मादरत के साथ। नहीं, मैं इसमें सच्ची बात है, मेरा अपना एक मॉनिटरिंग होती है, दोस्तों से राब्ते में होता हूँ पूरे पंजाब में, तो बहुत कम जो है ना वन व्हीलिंग और उसके वाकयात। मैं आपको बताऊं, सिंपल कहानी है, ये जो रेस्क्यू 1122 का डाटा होता है, इसमें लिखा होता है कि अंडर एज ड्राइवर कितने हैं, बड़े लोग कितने हैं। तो इसमें आप ये देखिएगा कि आप मुझे ये बताएं कि 1 जनवरी 2023 से 5 अप्रैल तक का जो डाटा है, इसमें 67,340 लोग ऐसे जख्मी हुए जो कि पैदल थे, पेडेस्टेरियन थे, जिनके पास तो कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं है, उन्हें कुचल दिया गया। किसने कुचला? ना कारू ने कुचला या बाइकर ने कुचला सर? मोटरसाइकिल। व्हेन वी आर टॉकिंग कब का डेटा है सर? ये दोबारा बताइएगा, कब से कब का है शेख साहब? 1 जनवरी 2023 से लेकर 5 अप्रैल 2024 तक। अब जरा इस पे रुकिएगा जरा, मैंने इसलिए पूछा आपसे। आपने अभी कहा कि इन्होंने लाइसेंस दिए नौजवानों को, बड़ा फर्क पड़ा, ट्रेनिंग दी और पड़ा 8 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया, फेयर इनफ। जो डाटा आप बता रहे हैं इसका मतलब ये टक्के का फर्क नहीं पड़ा।
67,000 बंदे को अगर मोटरसाइकिल वालों ने या दीगर ने जख्मी कर दिया, कोई आपको उसमें ये एक्सीडेंट की रेशियो में फ़र्क पड़ा जब से इनको लाइसेंसेस दिए गए हैं, इनको आपके बकौल ट्रेनिंग दी गई, इनको समझाया गया, बुक पढ़ाई गई, कोई एक्सीडेंट में रेशियो में फ़र्क हुआ जो मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ ताकि पता चला कि इसका फ़ायदा कितना हुआ सर? नहीं, कतन भी नहीं। ये आपने जो बताया ना 900 से 1000 डेली कॉल्स होती हैं रोड एक्सीडेंट्स की, ये सिलसिला चल रहा है तवील अरसे से। शेख साहब फिर लाइसेंस का क्या फायदा हुआ? अगर उन्होंने तो पैसा इकट्ठा करना था, दे कलेक्टेड द मनी। मैंने उस वक्त भी ट्वीट किया था, फॉर गॉड सेक इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दें, कोई वीडियो हमें दिखाएं कि कैसे कैसे बाइकर को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। मास पैसा इकट्ठा करना था, कर लिया। ये आपका डाटा बता रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ा इनको लाइसेंस दे के। देखिए कलासरा साहब, अब हर चीज गवर्नमेंट पर नहीं डाल सकते, सच्ची बात है। हुकूमत यार शेख साहब अब नाराज ना हो जाएगा भाई जनाब, मुझे बड़े प्यारे हैं, मैं अब मुल्तानी शेख से वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकता सर। दुनिया भर में ये हुकूमतें कहती होती हैं कि यार हम पे बातें लोग करें। मैं फिर कह रहा हूँ, कानून के खौफ की वजह से, रियासत के डर की वजह से लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कानून पे सर। मिन्नत तरले से नहीं होता काम। हाँ, तो फिर तो जुर्मानों में और इजाफा होना चाहिए। मैं तो सीधी बात, इसमें कोई बेरहमी का आंसर आएगा कि जैसे आप बताएं दुनिया भर में कितने आप जहां भी जाते हैं, आप अगर किसी दोस्त के साथ ड्राइव में, उसको सबसे पहले फिक्र होती है यार बेल्ट बांध लो। वो दूसरों को भी फिक्र कहता है क्योंकि उसको पता है मेरी जेब से पैसे जाएंगे। सर मैं लास्ट कमेंट करूं कि मैं अगर यूएसए गया हुआ था, एक दोस्त मेरे साथ था, तो एक और भी साथ था हमारे, एक उसने ना वो टिश्यू से ना साफ किया, तो पाकिस्तानी था वो, हम दो इकट्ठे थे, हमारा दोस्त था वहीं का यूएसए का, उसने बहर फेंकने लगा, वो चीख पड़े फॉर गॉड से $1000 मुझे जुर्माना हो जाएगा। हम हाईवे पे जा रहे थे, उसने कहा $1000 जुर्माना होगा मुझे, ये मेरे सामने की बात है। मिल जाएगा जी। बहुत शुक्रिया नासिर शेख साहब, आपने हमें टाइम दिया। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे क्लास साहब से, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब। ये जो बताए हैं नासिर शेख साहब, डिटेल्स बता रहे थे और आप उनसे मैं उसे ऐड करना चाह रही थी कि अभी पिछले दिनों जो इस्लामाबाद में कुछ एक्सीडेंट्स हुए हाईवे के ऊपर या इस्लामाबाद में जो मेजर रोड्स के ऊपर, वो दे वर यंग ड्राइवर्स और वो बाइकर्स भी नहीं थे। तो बात ये है कि जिस तरह वो कह रहे थे कि मजीद जुर्माने बढ़ा दिए जाएं, अगर जो पहले जुर्माने लिए जा रहे हैं वो जस्टिफाइड हों तो लोग शायद और जुर्मानों की तरफ राग़िब भी हो जाएं। आपने उन लोगों को, रियासत का ज़्यादा एक्टिव काम होता है, लोग ना कानून से डरते होते हैं, रियासत उनको डराती होती है कि आपको गलत काम, पेरेंट्स नहीं रोक पा रहे, पुलिस वाले नहीं रोक पा रहे, जिसकी मर्जी है। और यहाँ पे इतनी जवान डेथ्स हुई हैं, मतलब देख के बंदे का कई के दिन तक आपको नींद नहीं आती। उनको बच्चों को गाड़ियाँ दे दी गई हैं, उनको बाइक दे दिए गए हैं। बात करें आप जो इन पे बाइकर्स के हवाले से, पूरे इस्लामाबाद में आप भी देखती होंगी सबसे ज़्यादा इशारे जो है ना, हमने कभी सोचा भी नहीं था, कभी सुना भी नहीं था कि इस्लामाबाद में कोई इशारा तोड़े। आप जरा जाके देखें, आपके बाइकर्स हैं, मतलब है उसमें 20, 30, 25 खड़े हैं, उनसे एक सेकंड वेट नहीं, उन्हें पता है नोबडी कैन टच अस, हमारा कोई क्या करेगा। एक्सीडेंट मोस्टली हम खुद रहे हैं, मतलब हमारा भी ये नहीं कि हम भी रहे हैं, विक्टिम रहे हैं, या हमने भी कभी कोई गलत चीज़ें की होंगी, मैं ये नहीं कह रहा, कोई छोटा सा भी कोई उसमें हो जाए ना, और मोस्टली मादत के साथ मोस्टली 90% आपका कसूर ना मोटरसाइकिल वाले का होता है, लेकिन किसी कार के साथ हो जाए ना, सारे बाइकर नहीं, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि कार वाले का कसूर है। अगले दिन इतनी बड़ी हेडलाइन भी अखबार में लगती है कि कार वाले ने बड़ा ज्यादती कर ली। उसका नुकसान किसको हो रहा है? आप इन लोगों को अगर इतनी रहते देते जाएंगे ना, उन बेचारों को जान है, कोई जख्मी हो रहा है, कोई डेथ हो रही है, सुन ले आपने डाटा उनसे, तो वालिदैन का भी सबसे इसमें हक है कि नौजवान मेहरबानी करें, आपकी जिंदगी कितनी अहम है आपकी। मेजरली गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे जिस तरीके से भी करके सिचुएशन को कंट्रोल करें। पेरेंट्स और खुद जो ड्राइव कर रहे हैं उन पे बहुत ज़्यादा इसकी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस चीज़ को समझें कि रोड के ऊपर चलने के भी कोई एथिक्स हैं और इसका जो कॉस्ट है वो जान की सूरत में पे करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखने के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।